हमने बहुत विस्तार से ये समझ लिया है कि भारतेंदु युग के आने के पीछे की जो युगीन परिस्थितियां थी वो क्या थी और किन परिस्थितियों में भारतेंदु युगीन साहित्य जो है वह विकास पाता है या आगे बढ़ता है। चूँकि यह पूरा नाम भारतेंदु के नाम पे रखा गया है, भारतेंदु युग ही से कह दिया गया है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। आप सब जानते हैं जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण के आधारों पर चर्चा कर रहे थे तो उसमें दो बातें बड़ी प्रमुखता से आई थी। पहली बात यह थी कि प्रवृत्ति के आधार पर किया जाने वाला नामकरण, जैसे कि भक्ति काल या रीति काल, कुछ नाम समय सूचक भी होते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण था आधार वह था कि व्यक्ति के नाम पर किया गया नामकरण। व्यक्ति के नाम पर किया गया नामकरण इसलिए होता है कि उस व्यक्ति ने अपने समूचे युग को बहुत गहराई से प्रभावित किया होता है। तो जब आप भारतेंदु युग की बात करते हैं तो पीछे की क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि भारतेंदु को नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। और अकेले वो मात्र ऐसे साहित्यकार थे जिस साहित्यकार ने न सिर्फ स्वयं साहित्य की तमाम सारी विधाओं में प्रचुर मात्रा में रचनाएं की, बल्कि अपने समय के जो बाकी सारे साहित्यकार थे उन साहित्यकारों को भी उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और एक भारतेंदु मंडल तैयार किया, जिसमें कि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास इत्यादि तमाम तरह के साहित्यकार और लेखक थे। तो एक व्यक्ति भारतेंदु उसने अपने समूचे युगीन परिदृश्य को बहुत गहराई से प्रभावित किया। और आप सब जानते हैं कि तमाम सारी गद्य विधाओं का जनक कहा जाता है। चाहे आप नाटकों की बात कर लें, बहुत सारे नाटक लिखे, कुछ मौलिक लिखे, कुछ अनुदित लिखे, उन नाटकों में समाज की समस्याओं का चित्रण किया, अंग्रेजी सत्ता का जो वास्तविक चरित्र है उसका वर्णन किया, देश की दुर्दशा का वर्णन किया, अतीत की महानता का वर्णन किया। आप देखें कि भारतेंदु के साहित्य में अतीत का गौरवगान है, वर्तमान की समस्याओं का चित्रण है और भविष्य के बेहतरीन और खूबसूरत भारत का एक स्वप्न भी शामिल है। तो एक भविष्य दृष्टा कवि, एक युग प्रणेता कवि और एक ऐसा कवि जो अपने अतीत से प्रेरित होकर के अपने समय की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा था और गहराई से अपने समस्त युगीन चेतना को प्रभावित कर रहा था। इसलिए भारतेंदु युग के नाम पर इस युग का नाम रखा गया भारतेंदु युग। आई बात समझ में? अब जहां तक भारतेंदु युग के साहित्यिक प्रवृत्तियां या विशेषताओं की हम बात करें तो सबसे पहली जो एक विशेषता या प्रवृत्ति नजर आती है, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का स्वर। दोनों में फर्क है। राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति क्या है? राजभक्ति से मतलब है कि जो ब्रिटिश शासन है, बहुत से ऐसे कवि थे जो अंग्रेजी हुकूमत, महारानी विक्टोरिया का जो शासन है उसकी प्रशंसा में भी कविताएं लिख रहे थे। स्वयं भारतेंदु ने भी कुछ कविताएं लिखी। और दूसरा राष्ट्रभक्ति, जिसमें देश की समस्याओं का चित्रण हो रहा था और राष्ट्र के गौरव की बात हो रही थी, भारत की अस्मिता की बात हो रही थी, भारतीय संस्कृति की महानता की बात हो रही थी। तो ऐसा क्यों था? सवाल है कि ऐसा क्यों था? राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का स्वर दोनों एक साथ कैसे दिखाई दे रहा था? तो इसका बहुत ही तार्किक उत्तर यह है कि प्रारंभ में जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे आ गई और रानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चला गया पूरी तरह से, तो लोगों को या समाज को यह मालूम नहीं था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसके पीछे असली वजह क्या है। लोगों को यह लग रहा था सड़कें बन रही थी, यातायात की सुविधाएं दुरुस्त हो रही थी, विकास के काम हो रहे थे, शिक्षा में बदलाव आ रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत हमारा विकास चाहती है या हमारा सुधार चाहती है। सामाजिक सुधारों को लेकर के कुछ कानून भी बनाए अंग्रेजों ने। तो इससे लोगों को यह मन में आया कि यह सरकार हमारी भलाई चाहती है या हमारी बेहतरी चाहती है। लेकिन उसके पीछे जो वास्तविक कारण था वह नहीं जान पाए हम, क्योंकि अंग्रेज जो कुछ भी सुधार कर रहे थे उसके पीछे हमारा कुछ विकास हो या हम बेहतर हो जाए ऐसी सदिच्छा नहीं थी उनकी। वो अपने स्वार्थ के बरक्स ये सारे काम कर रहे थे। इसलिए कुछ कवि या लेखक अंग्रेजी राज की प्रशंसा कर रहे थे और बहुत सारा ऐसा भी स्वर कविताओं में देखने को मिलता है जिनके चिंतन में राष्ट्र था और समाज की समस्याएं थी। हालांकि स्वयं भारतेंदु ने लिखा है एक जगह कि पूरी अमी, अमी कहते हैं अमृत, पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जियो सदा विक्टोरिया रानी।
मतलब विक्टोरिया रानी आप खूब चिरंजीवी हो, आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो। और आगे के कवियों ने भी वही भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। कि ठीक है, सुख साज की बात तो चल रही है, लेकिन हमारा धन लेकर के क्या कर रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। आपको मालूम हुआ कि यहाँ से क्या किया था, कच्चे माल ले लिए जाते थे और महंगे दाम पे वहां से इंग्लैंड से बनाए हुए सामान को क्या किया जाता था, बेचा जाता था, तो हमें लूटा जा रहा था। तो देखिए, किसी भी सत्ता या शासन का चरित्र अचानक समझ में नहीं आता है, उसे समझने में क्या लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। इसलिए उस दौर के कवियों में कुछ कवि जहां अंग्रेजी हुकूमत की प्रशंसा की बात कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, वहीं एक धारा यह भी है जो देश की समस्याओं की बात हो रही थी, राष्ट्रभक्ति की बात हो रही थी, राष्ट्र चिंतन की बात हो रही थी। तो पहली प्रवृत्ति है राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का स्वर। ठीक है प्यारे बच्चों, चला दूसरी जो प्रवृत्ति है भारतेंदु युग की, वह है सामाजिक समस्याओं का चित्रण, जिसपे खूब बात हमने की है पिछले दिन। सामाजिक समस्याओं का चित्रण इस अर्थ में कि आप सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के आ जाने से, ठीक है, जो सामाजिक चेतना में जो बदलाव हुआ, क्योंकि ईसाई मिशनरियां क्या कर रही थी, हमारे समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, विषमताएं थी, चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो, स्त्रियों को लेकर के हो, विधवाओं का पुनर्विवाह का न होना हो, सती प्रथा का होना हो, स्त्रियों की शिक्षा का मामला हो, इन तमाम सारे मुद्दों पे ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, हमले बोले, हमें आईना दिखाया कि भाई ये समाज के लिए उचित नहीं है। तो इस कारण से एक नवजागरण का भाव समाज में आया और उस नवजागरण के भाव से कवि और साहित्यकारों ने समाज में व्याप्त जो तमाम तरह की समस्याएं थी, उन तमाम तरह की समस्याओं का चित्रण करना क्या किया, प्रारंभ किया। कविता के बहाने, लेख के बहाने, निबंधों के बहाने, वो सारी विषमताएं, वो सारी समस्याएं जो देश को और समाज को कमजोर करती हैं, उन पर कवियों का ध्यान गया और उन्होंने बखूबी इस पे लिखा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से और गद्य साहित्य के विकसित हो जाने से यह काम क्या हो गया था, आसान हो गया था। तो सामाजिक समस्याओं के चित्रण को लेकर के भी इस दौर के कवि काफी चिंतनशील रहे और बहुत संजीदगी के साथ समाज के जो तमाम सारे खराब दृश्य हो सकते हैं, उन खराब दृश्यों की वानगी पेश की। तो एक जो बुरा हाल था पूरी तरह से, उस बदहाली जो थी एक समाज में, उस बदहाली को लेकर के साहित्यकार और लेखक काफी संजीदा थे। और आप सब जानते हैं कि साहित्य का काम भी क्या होता है कि अपने समय की कुरूपताओं को प्रस्तुत करना, शिनाख्त करना, उसकी पहचान करना और कैसे समाज और दुनिया को और मनुष्य को सुंदर बनाया जा सकता है, इसके लिए मनुष्य की चेतना पर आघात करना, उसको चिंतनशील बनाना और बताना कि दुनिया को खूबसूरत बनाया कैसे जा सकता है। और बनाया कैसे जा सकता है, पहले हम खूबसूरत बने, व्यक्तित्व हमारा निर्मित हो। तो साहित्य की एक बड़ी खूबी यह होती है कि वह गाहे बगाहे हमारी चेतना पे एक संवेदनशील प्रहार करता है और हम सोचने और समझने को क्या होते हैं, विवश होते हैं। ईदगाह कहानी आपने पढ़ी होगी, ईदगाह कहानी पढ़ने के बाद आपको लगा होगा ना कि यार ऐसे कितने सारे हामिद हैं हमारे समाज में। तो ये यही काम साहित्य करता है, उस हामिद के प्रति आपकी जिम्मेदारी तय करता है। तो तात्पर्य यह है कि जो समाज में बिखराव था, जो बदहाली थी, उस बदहाली पे चोट किया और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास उस दौर के कवियों ने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि भाग्य और अभाग, मतलब दुर्भाग्य और भाग्य के बीच में जो लटकती हुई जनता थी, उसका बहुत खूबसूरत चित्रण करते हुए भारतेंदु ने लिखा है कि भारत में मची है होरी, एक और भाग अभाग, एक दिशी हो रही झकझोरी। तो इन तमाम सारे दृश्यों में आप देखेंगे कि कविताओं के तमाम सारे दृश्य आपको उस युग में दिखाई दे जाएंगे जहाँ पे कवि और लेखक बहुत संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ समाज का चित्रण कर रहे हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उसका वर्णन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का स्वर पहला, दूसरा सामाजिक समस्याओं का चित्रण और उसके बाद है तीसरा क्या है, भक्ति भावना। ठीक है, हालांकि भारतेंदु युग में भक्ति भावना की रचनाएं कम हुई, लेकिन फिर भी इनकी संख्या अच्छी खासी है। और हाँ, भक्ति के सगुण और निर्गुण दोनों रूप देखने को मिलते हैं। आप सब जानते हैं कि भक्ति काल की दो शाखाएं थी, सगुण काव्य धारा और निर्गुण धारा। दोनों की विशेषताओं पर भी हमारी बातचीत हो चुकी है और विस्तार से दोनों की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं उस पर
पे भी हम बात कर चुके हैं। तो आप देखेंगे कि भारतेंदु युग के जो कवि भक्ति काल की कविताएं कर रहे थे उसमें सगुण और निर्गुण दोनों रूप दिखाई देते हैं। बहुत से कवियों ने कृष्ण को केंद्र में रख करके ढेर सारी कविताएं लिखी। इस युग के कवियों ने एक बड़ा काम किया कि ईश्वर भक्ति और देश भक्ति को जोड़ा। यानी कि उनका तात्पर्य था कि ईश्वर की भक्ति से मतलब यह है कि ईश्वर की भक्ति ऐसे हम करें कि देश में व्याप्त जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का क्या हो सके, निराकरण हो सके। देश में व्याप्त जो समस्याएं हैं, चाहे वो अंग्रेजी सत्ता की जो बर्बरता है या समाज में व्याप्त जो विषमताएं हैं, उसका समाधान क्या हो सके, निकल सके। तो ईश्वर की भक्ति मतलब देश की भक्ति, अर्थात देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए ईश्वर की आराधना करना। और स्वयं राधा कृष्ण दास ने एक जगह लिखा है कि प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिए, भूतल मतलब धरती पे, कि हे प्रभु फिर से धरती पे आइए, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दरिद्र हरिए, और आकर के इस प्यारे भारत का दुख जो है उसे आप समाप्त कर दीजिए, दुख जो है उसे दूर कर दीजिए। तो देखें कि भक्ति भावना के साथ साथ कवियों का एक जो ध्यान था वह देशभक्ति पर भी था, और ईश्वर के माध्यम से वह देश में व्याप्त समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। चौथी जो विशेषता है या प्रवृत्ति है वह है श्रृंगारिकता, श्रृंगार की प्रवृत्ति। रीतिकाल के पतन के दौरान मैंने आपको बताया कि रीतिकाल के पतन के पीछे के क्या क्या कारण थे, लेकिन यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि रीतिकाल की जो कुछ प्रवृत्तियां थी वह आगे नहीं आई। रीतिकाल की बहुत सारी कविताओं की प्रवृत्तियां आगे के भी साहित्यिक कालखंडों तक प्रवाहित होती रही। उसमें एक प्रवृत्ति थी श्रृंगारिकता। आप सब जानते हैं कि श्रृंगारिक प्रवृत्ति का रीतिकाल में क्या था, खूब बोलबाला था। कवि दरबारों में रहते थे और श्रृंगारिक रचनाएं ही लगातार करते थे। तो एक तो उसका प्रभाव पड़ा भारतेंदु युग के कवियों पे, भारतेंदु पे भी। उन्होंने भी श्रृंगारिक रचनाएं की, प्रेमी प्रेमिकाओं पे रचनाएं की, प्रेम पर रचनाएं की, श्रृंगार की रचनाएं की। भारतेंदु मंडल के अन्य सारे रचनाकारों ने भी बहुत शुद्ध श्रृंगारिक कविताएं लिखी। तो एक तो रीतिकालीन युग का प्रभाव हो गया, और दूसरा कि रीतिकाल के प्रभाव को थोड़ी देर के लिए अगर अलग हम करके भी देखें तो हम यह समझ पाते हैं कि श्रृंगार मनुष्य का मूलभूत स्वभाव है, श्रृंगार मनुष्य की मूलभूत चेतना है। हमारे भीतर एक सौंदर्य है जो बाहर के सौंदर्य को देखता है। बाहर और भीतर के सौंदर्य के मिलने से एक नई चेतना, एक नई खूबसूरत ऊर्जा हम सबके भीतर क्या होती है, प्रवाहित होती है। शायद ही सृष्टि में कोई होगा अपवाद, और होगा तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसे सौंदर्य आकर्षित न करता हो, श्रृंगार अच्छा न लगता हो, फूलों, खिले हुए फूलों को देखकर वह उदास हो जाता हो। शायद ही ऐसा कोई होगा, हालांकि इसकी संभावना कम है कि ऐसा हो। तो श्रृंगार या प्रेम ये सब मनुष्य के मूलभूत स्वभाव के हिस्से हैं, जिनको वह जीता है, और जीवन भर जिस राग रंग में वह अपनी जिंदगी के साथ खुश होता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जीवन को जीता है। तो श्रृंगार का होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति का भी क्या है, द्योतक है। तो आप देखें कि भारतेंदु ने लिखा है एक बहुत अच्छी कविता का उदाहरण है कि प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। कि प्रेमिका कहती है कि अपने प्रिय को देखे बिना, ठीक है, उसको निहारे बिना आंखों का दुख क्या होता है नहीं जानता है। आपको घनानंद याद आ रहे होंगे, याद आ रहे हैं ना, ठीक है। आना चाहिए। अच्छा विद्यार्थी होने का यह बड़ा अच्छा एक प्रमाण है कि जब कोई विषय आपके सामने आए तो उससे मिलता जुलता विषय तुरंत आपके दिमाग में क्या करे, कौंधना चाहिए। और जब यह होने लगे तो समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलती है। ठीक है। श्रृंगारिकता के बाद एक पांचवी जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति या विशेषता है वह है समस्या पूर्ति। अब समस्या पूर्ति क्या है, पहले ये समझा देता हूं आपको। रीतिकाल में क्या था, रीतिकाल की बात कर रहा हूं, आधुनिक काल की बात नहीं कर रहा हूं। रीतिकाल में क्या था कि कवि जो थे वह दरबारों में इकट्ठे हो जाते थे और अपनी अपनी प्रतिभाओं का क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे। तो समस्या पूर्ति एक तरह की प्रतियोगिता कह लीजिए, या कवियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम कह लीजिए, जिसमें होता क्या था कि कोई एक विषय चुन लिया जाता था, ठीक है, और उस विषय जो चुना हुआ विषय होता था उसकी एक लाइन लिख दी जाती थी सबसे अंत की, और कवियों को कहा जाता था बाकी ऊपर की 4-5 लाइनें या कविता या ठीक से बन सके, छंद ठीक से बन सके, आप लिखें।
तो अलग अलग कवि क्या करते थे, एक ही पंक्ति जो अंतिम की पंक्ति दी गई है उसके ऊपर की पंक्ति अलग अलग बनाते थे और अलग अलग कविता क्या हो जाती थी, बन जाती थी, अलग अलग भाव उसमें तिरोहित कर दिए जाते थे। तो इससे क्या होता था, आनंद आता था कि पंक्ति एक और उस पर कितनी सारी कविताएं बन जा रही हैं। तो ये काम होता था रीतिकाल में। चूंकि रीतिकाल का साहित्य दरबारों का साहित्य था, कवियों के प्रोत्साहन का काम खूब होता था, कवियों को आश्रयदाता राजा पुरस्कार भी देते थे। तो उसका कुछ प्रभाव भारतेंदु युग के समय में भी क्या रहा, विद्यमान रहा। ठीक है। और इस दौरान कविता वर्धिनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं का भी जन्म हुआ, जिसमें कवि साहित्यकार इकट्ठे होते थे और समस्या पूर्ति की जाती थी। एक पंक्ति दे दी जाती थी और कवि और साहित्यकार बाकी की पंक्तियां उसमें बनाते थे। ठीक है। तो ये एक प्रवृत्ति भारतेंदु युग में भी खूब देखने को मिलती है और यह विशुद्ध रूप से रीतिकाल से आई गई रीतिकाल से प्रवाहित होती हुई प्रवृत्ति है जो भारतेंदु युग में भी देखने को मिलती है। इस संदर्भ में बद्रीनारायण चौधरी जो प्रेमघन है, उनकी एक बड़ी मशहूर कविता है कि उनको मिला था, एक पंक्ति थी, चर्चा चलिबे को चलाइए ना। ठीक है, पंक्ति थी चर्चा चलिबे को चलाइए ना, अंतिम पंक्ति थी। और उन्होंने इस पर बड़ी अच्छी एक कविता बनाई। उन्होंने लिखा कि बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने ते ही बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो विथबारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे को चलाइए ना। ये बहुत मशहूर पंक्ति है प्रेमघन की। तो इस तरह से आप देखें कि एक तो उस दौर के जो साहित्यकार थे वो अपने समय की युगीन परिस्थितियों और सामाजिक समस्याओं और समाज में व्याप्त जो चीज़ें थी, जो विषय वस्तु थे, उस पर कलम चला रहे थे और साथ ही साथ रीतिकाल के प्रभाव को भी ग्रहण करते हुए रचनाएं कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इस दौरान जो छठी प्रवृत्ति है, प्रमुख प्रवृत्ति, वह है प्रकृति चित्रण। ठीक है। तो कवि और साहित्यकार प्रकृति और प्रेम की बात ना करे तो कौन करेगा। ठीक है। और इस दौर के कवियों ने भी खूब प्रकृति चित्रण किया। राधा कृष्ण पे जब कविताएं लिखी तो प्रकृति एक उपालंब के रूप में प्रस्तुत हो गई। ठीक है। और आप जानते ही हैं कि जो सावन का समय होता है, वर्षा ऋतु का जो समय होता है, या जो बसंत का समय होता है, तो यह प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलने का समय होता है। प्रेम का जो एक उत्सव है वह खिल जाता है बसंत के आंगन में या बारिश के आंगन में खिल जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र समेत तमाम सारे कवियों ने प्रकृति चित्रण किया, षड ऋतुओं का वर्णन किया, जो 6 ऋतुएं हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखें कि होली, बसंत जो उत्सव हैं उसका वर्णन हुआ और एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से कविता प्रकृति के आंगन में खेलती हुई लौटती हुई नजर आ रही है, जहाँ प्रकृति के तमाम सारे दृश्य और रंग उपस्थित होते हैं। भारतेंदु ने एक लिखा भी है, आप लोग बीए सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे कि प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा। ठीक है। कि अब बादल आ रहे हैं, सावन का समय है। ठीक है। और इस सावन के समय में राधा को कृष्ण पुकार रहे हैं कि सावन का महीना है और राधा की उन्हें याद आ रही है। वैसे भी सावन का जो महीना होता है वह प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बड़ा एक मुफीद मौसम माना जाता है। एक किसी कवयित्री की कविता है कि सांचे में हमने और को ढलने नहीं दिया। लिखती है अपने प्रेमी को याद करते हुए कि सांचे में हमने और को ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है इसको पिघलने नहीं दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, मैं कैसे मान लूं मैंने उनको भुला दिया। और कहा कि सावन में वो ना आए तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया। कि अपने प्रिय को याद कर रही है, सावन में झूला झूलते हैं ना खूब, तो सावन में वो ना आए तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया। तो देखिए कितनी एक कोमल भावना यहाँ प्रस्तुत हो रही है। तो प्रकृति जो है वह प्रेम का एक तरह से कहिए, प्रकृति प्रेम का उत्सव मनाने का अवसर देती है। ठीक है। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है ना। और सब ऋतुओं की अपनी एक खूबसूरती है, सब ऋतुओं का अपना एक आनंद है। तो भारतेंदु मंडल के तमाम सारे कवियों ने ऋतुओं की खूबसूरती का वर्णन किया, प्रकृति के सौंदर्य का भी भरपूर चित्रण किया। और जाहिर सी बात है, कविता प्रकृति से कट के नहीं हो सकती है, क्योंकि इस प्रकृति का ही सब कुछ हिस्सा है, समाज भी इसी प्रकृति का हिस्सा है।
और सौंदर्य और श्रृंगार तो जीवन के मूलभूत आधार हैं। सौंदर्य, श्रृंगार और प्रेम के बगैर जीवन की कोई कल्पना ही संभव नहीं है। जीवन की कल्पना ही संभव इसलिए होती है, हमें जीना अच्छा लगता ही इसलिए है कि हम प्रेम में होते हैं, हम सौंदर्य में होते हैं और अपने आसपास की तमाम सारी चीजों से हम प्रेरित होते हुए ऊर्जा ग्रहण करते हुए और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक है, भारतेंदु युग की जो एक अंतिम प्रवृत्ति के रूप में आप जिस बिंदु को रेखांकित कर सकते हैं वह है राष्ट्रीय चेतना। इस दौर के कवि और साहित्यकारों ने देश की जनता को जगाने का बहुत प्रयास किया। धीरे धीरे, चूंकि अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी सत्ता का वास्तविक जो चरित्र है वह हमारे सामने प्रस्तुत होता जा रहा था। ऐसे में साहित्यकारों और समाज सुधारकों को यह लगने लगा कि देश की जनता को जागरूक करना ही अब इस अंग्रेजी हुकूमत से पार पाने का तरीका है। और आप जानते हैं कि 1857 में एक प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी हो गया था भारतेंदु के जन्म के समय से। तो दोनों ही मोर्चों पे राष्ट्रीय चेतना जागृत की गई। दोनों मोर्चों से मेरा मतलब यह है कि भारत की जनता या भारत का समाज दो मोर्चों पे लड़ाई लड़ रही थी। दो मोर्चों पे उसे आजादी चाहिए थी। पहली आजादी चाहिए थी अंग्रेजी हुकूमत से और दूसरी आजादी चाहिए थी समाज में व्याप्त जो विषमताएं थी, जो धार्मिक आडंबर थे, जो कर्मकांड थे, छुआछूत, सती प्रथा, विधवाओं का पुनर्विवाह न होना, बालिकाओं की हत्या हो जाना, अनमेल विवाह कर देना, इस तरह की जो सामाजिक विषमताएं थी जो किसी भी सभ्य और एक बेहतरीन समाज के लिए कोढ़ की तरह है, अच्छी नहीं है, उससे भी आजादी की बात चल रही थी। तो इस तरह की जागरूकता लाने का प्रयास इस दौर के रचनाकारों ने किया और राष्ट्रीय चेतना की भावना को विकसित करने में इनकी बड़ी भूमिका रही। आप देखें कि इस दौरान लोगों को साहित्यकार, लेखक जो थे वह निबंधों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने की क्या कर रहे थे, सलाह दे रहे थे और विदेशी वस्तुओं का क्या किया जा रहा था, परित्याग किया जा रहा था। साथ ही साथ अपनी भाषा पर भी भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने जोर दिया और कहा भी कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं कहते हैं कि अंग्रेजी आनी चाहिए, उसका विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कि अपनी भाषा का ज्ञान अगर नहीं है तो आप कुछ भी उन्नति कर लें, उस उन्नति का कोई मतलब नहीं है। भारत की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा से चिंतित होकर के, पीड़ित होकर के लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हुए और क्या कहते हैं, रो वहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। कि भारत की जो दुर्दशा है वह देखी नहीं जा रही है। हे भारत के बंधुओं, अब आप मतलब ऐसे पुकारते हैं कि अब रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई। इसमें कहीं ना कहीं एक व्यवस्था का भी वर्णन है और प्रकारांतर से लोगों को जगाने का भी भाव है कि हमें एक जागृत समाज, एक स्वप्नदर्शी समाज और एक स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित भी भाव जगाने का प्रयास इस दौर के कवियों ने किया। ठीक है, तो ये तो हो गई भारतेंदु युग की जो भावगत विशेषताएं हैं, ठीक है, प्रवृत्तियां। जो शिल्पगत विशेषताएं हैं, जब भी आप किसी युगीन प्रवृत्ति का वर्णन करें तो दो बातें आती हैं। एक भावगत विशेषता, ठीक है ना, कि भाव क्या है, और दूसरा शिल्पगत विशेषता। शिल्पगत विशेषता से मतलब है कि कविता का मिजाज क्या था, कविता की बारीकियां क्या थी, किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा था, किस तरह का छंद प्रयुक्त किया जा रहा था। तो जब भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें जब आप शिल्पगत विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहला बिंदु आएगा काव्य रूप। ठीक है, इस युग में मूलतः मुक्तक काव्य की रचना हुई। एक दिन मैं आप लोगों को बहुत विस्तार से मुक्तक क्या है, प्रगीत क्या है, प्रबंध काव्य क्या है, दोहा क्या है, छंद क्या है, चौपाई क्या है, सब में क्या अंतर है, क्या होता है, इस पे मैं बताऊंगा। इस पे हम बातचीत करेंगे, जल्द ही करेंगे। तो इस युग में मूलतः जो रचनाएं हुई वह मुक्तक काव्य की रचना हुई। इसके अतिरिक्त प्रगीत, मुक्तक, लोकगीत तथा मुकरियां भी लिखी गई। तो ये काव्य रूप में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लोकगीत क्यों कि यह जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य था। भारतेंदु मंडल का जो साहित्य था, समाज में व्याप्त जो समस्याएं थी उससे जुड़ा हुआ साहित्य था। लोक जीवन की जो धड़कती हुई आत्मा है, साहित्य वही सच्चा होता है जो लोक जीवन की धड़कती हुई आत्मा को अपने शब्दों में कैद करता है और भविष्य के खूबसूरत सपने बुनता है। वह साहित्य बड़ा साहित्य होता है और महान साहित्य होता है। जो साहित्य लोक जीवन की धड़कनों को पहचानने की भूल कर देता है वह कभी भी कालजयी साहित्य नहीं हो पाता है। आप याद करें कबीर को, कबीर का साहित्य इतना बड़ा या महान साहित्य क्यों है?
उसके एक एक शब्द में जनता के हृदय का स्पंदन है, जनता है, जनता की चिंता है उसके साहित्य में, इसलिए वो महान और कालजयी साहित्य है। तो काव्य रूप में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जो जहां तक भाषा की बात करें तो भारतेंदु युग की जो भाषा थी वह कविता की भाषा तो ब्रज भाषा थी, लेकिन अब धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी का रूप सामने आने लगा था। और आपको मालूम भी है कि आधुनिक युग में खड़ी बोली हिंदी के प्रणेता पुरुष भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इस समय गद्य की भाषा में खड़ी बोली हिंदी का सफल प्रयोग होने लगा था और काव्य में हालांकि खड़ी बोली हिंदी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। काव्य का जो रूप था अभी भी ब्रज भाषा का ही था, लेकिन भारतेंदु के का यह मत था, भाषा के संबंध में उनका यह मत था कि अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण। अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि वो अपनी भाषा की हिमायत करते थे हिंदी की, तो कहा कि अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण, पैनिज भाषा ज्ञान के बिन रहत हीन के हीन। अंग्रेजी पढ़ के आप ठीक है ज्ञानी हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे, लेकिन अपनी भाषा के ज्ञान के बगैर आप हीन ही समझे जाएंगे। तो आप देखें कि भाषा अपनी सीखने और उसको गौरव का विषय बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे थे। जहां तक छंद की बात करें भारतेंदु युग में, तो इस युग की कविता में दोहा, चौपाई, कवित्त आदि परंपरागत छंदों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त लावनी, कजली व होली छंदों का भी प्रयोग हुआ है। और जहां तक अलंकार की बात करें शिल्पगत विशेषताओं में, तो बहुत कम जगहों पे अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस समय के कवियों की विशेषता कविता में चमत्कार प्रदर्शन करने की नहीं थी, ठीक है, कलात्मक प्रदर्शन करने की नहीं थी। यह कविता लोक जीवन और लोक जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई कविता थी। इसलिए विषय वस्तु या भावबोध को ठीक से लाना इस दौर के कवियों का उद्देश्य था। इसलिए यह कविता जो है अलंकारों से वंचित, लेकिन लोक जीवन की धधकती और फड़फड़ाती हुई जो धड़कन है उस धड़कन को कैद करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया भारतेंदु युग की प्रवृत्ति। ठीक है, आप सबको और आप सबकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ।